अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन होती है एनी टिश्यू डैमेजिंग इम्यून रिएक्शन। क्या? एनी टिश्यू डैमेजिंग इम्यून रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है। ठीक है, बुक में जो है ना इसकी इंट्रोडक्शन में बहुत बकवास कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। तो हाइपर सेंसिटिविटी की जो है 4 टाइप्स होती हैं आपके पास। इसमें होता क्या है कि जो ना इम्यून रिएक्शन होते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसके जो ना 4 टाइप्स होते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। सिंपल है। ठीक है, याद करने में कि जो है ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। बाकी जो इनमें सारा कुछ होता है वो जो ना भूल ही जाते हैं तकरीबन। ठीक है, अच्छा टाइप 1 इनमें जो है ना मैंने यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ना ये यहाँ से आपके बहुत सारे बेसिक्यूज बनेंगे। ठीक है, अब देखें टाइप 1 आपके पास एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड। टाइप 2 इज़ आल्सो एंटीबॉडी मीडिएटेड। टाइप 3 इज़ आल्सो एंटीबॉडी मीडिएटेड। टाइप 4 सेल मीडिएटेड होती है। इसमें पर्टिकुलरली टी सेल आ जाते हैं। क्या? टी सेल आ जाते हैं। टाइप 4 को अभी निकाल दो। इन तीनों को जो है ना हम कंपेयर करते हैं अभी। ठीक है, अब देखें ये भी एंटीबॉडी है, ये भी एंटीबॉडी, ये भी एंटीबॉडी। अब देखें इसमें जो एंटीजन होगी फर्स्ट में जो एंटीजन होगी वो आपके पास फ्री होगी। एक तो फ्री एंड इट मस्ट बी फॉरेन एंटीजन होगी। टाइप 2 में आपके पास जो एंटीजन है इज़ फिक्स्ड, एंटीजन फिक्स्ड है। एंड जो एंटीजन है वो आपके पास क्या होती है? इंट्रिंसिक होती है। क्या होती है? इंट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक टू द टिश्यू ऑन विच रिएक्शन इज अकर। सॉरी। एंड टाइप 3 में एंटीजन कुड बी एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस बट इट इज़ आल्सो फ्री। यहाँ पर भी फ्री होती है। ठीक है, इनका बेसिक डिफरेंस आपने याद करना है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। इसमें जो एंटीबॉडी आती है, एंटीबॉडी इसमें आती है IgE एंटीबॉडी आती है, जो कि आपके पास फिक्स्ड ऑन दी मास्ट सेल एंड बेजोफिल्स। ये आपके पास मास्ट सेल एंड बेजोफिल पर होती है, याद करना। टाइप 2 में आपके पास IgE एंड IgM आती है। एंड टाइप 3 में आपके पास एंटीबॉडीज IgE, IgG एंड IgM आती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नो फ्री इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। आपके पास होता है ना, ये लेट्स सपोज दिस इज एंटीजन, ये एंटीबॉडी, ये आपके पास क्या बन जाएगा? इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसमें फ्री इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या कि जो फ्री इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपके पास सर्कुलेशन में नहीं होती है। किसमें? टाइप 1 में। एंड इन टाइप 2 इसमें भी नो फ्री इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, इसमें भी कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना थर्ड है हमारे पास क्या? इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन टिश्यू फ्लूइड। दिस इज़ दी हॉलमार्क ऑफ टाइप 3 इम्यून जो है ना आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा टाइप 3 में। ठीक है, अच्छा ये इसको बेसिक डिफरेंस ये जो है ना आपने रट्टा लगाना है इसका। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी उसमें होता क्या क्या है। ठीक है, अच्छा टाइप 1 में एक तो IgE है एंड मास्ट सेल एंड बेजोफिल का हम जो है ना देखेंगे कि जो है ना ये क्या क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले यहाँ लेट सपोज ये कि आपके पास एक फॉरेन बॉडी है, इसमें क्या दी? एंटीबॉडी फॉरेन दी ना। लेट सपोज ये फॉरेन बॉडी आपने रेस्पायर की, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो है ना पोलन आते हैं। क्या? पोलन ग्रैंस। ठीक है, अब लेट सपोज आप किसी भी गर्लफ्रेंड के साथ जो है ना आप किसी पार्क में गए, कोई भी पार्टी वगैरह थी। ठीक है, तो वहाँ पर ना आपने वहाँ पर क्या किया? पोलन ग्रेन्स आपने क्या किए? रेस्पायर किए। जब यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर ये आएंगे तो आपके पास जो लंग्स में जैसे ही आए तो लंग्स में होते हैं आपके पास क्या? एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। क्या? एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। इसको इनगल्फ करेंगे। जैसे ही इसको इनगल्फ किया, अब मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे ही इसको इनगल्फ किया, ये क्या है आपके पास? पोलन इज़ द एंटीजन। ये क्या है आपके पास? एंटीजन है। एंटीजन जैसे ही इन्होंने इंगल्फ की, यहाँ से लाइसोसोमल एंजाइम इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रक्शन करेंगे इसकी। क्या करेंगे? इसकी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं ये जो बता रहा हूँ ना ये मैंने एडाप्टिव इम्यूनिटी में पूरा बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इसको गो थ्रू कर दें। ठीक है, अच्छा जब ये इसको यहाँ पर डिस्ट्रक्ट करेंगे तो जब इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा आपके पास? ये जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस है, एल्वियोलर मैक्रोफेज आपके पास क्या बन जाएगा? एंटीजन
प्रेजेंटिंग सेल बन जाएगा। यहाँ जो इसकी डिस्ट्रक्शन की इसको एज एंटीजन अपने ऊपर क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। एंड देन दिस मैक्रोफेज, इसका जो डीएनए है, डीएनए में आपके पास क्या होता है, 6 नंबर क्रोमोसोम से आपके पास क्या बनेगा, MHC आपके पास जो है ना मॉलिक्यूल बनेगा, वो चीज़ पर्टिकुलरली आपके पास होता है MHC2। अब दिस एंटीजन एंड MHC2 बाइंड, ये बाइंड करेंगे और ये फिर जो है ना अपनी सरफेस पर इसको जो है ना शो करेगा। जैसे ये सरफेस पर शो करेगा, अब देखिए लेट सपोज इसको मैंने किसी भी लिम्फ नोड के थ्रू जो है ना मूव करा दिया, मूव करा के इसको मैंने थाइमस में लाया। थाइमस में मैंने इसको जैसे ही लाया तो ये जो है ना एंटीजन बाइंड्स विद द TCR, टी सेल रिसेप्टर, एंड ये जो एंटीबॉडी है MHC क्लास 2, इट विल बाइंड विद दी CD4 पॉजिटिव T सेल्स। CD4 पॉजिटिव T सेल्स आर पर्टिकुलरली T हेल्पर 2 सेल्स, ठीक है, T हेल्पर 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये इन दोनों से बाइंड करेगी तो ये जो है ना T सेल आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट करेगा किसको, CD3 मॉलिक्यूल को। CD3 मॉलिक्यूल जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है ना जीन्स होते हैं, एक जीन होता है जो इस जीन को एक्टिवेट करेगा और ये जीन आपके पास प्रोड्यूस करेगा क्या, इंटरल्यूकिन 2। एंड एक और जीन को एक्टिवेट करेगा जो कि इस इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर प्रोड्यूस करेगा। इंटरल्यूकिन 2 इस रिसेप्टर पर इस ऑटोक्राइन बाइंड करेगा। जब इंटरल्यूकिन 2 इस पर बाइंड करेगा तो ये एक और जीन को एक्टिवेट करेंगे जिसे आप कहते हैं क्या, माइटोटिक जीन। जब माइटोसिस इस T सेल में होगी तो इसे हम कहते हैं क्या, T सेल एक्सपेंशन। ये मैंने बहुत ही ब्रीफ तरीके से वहाँ पर जो है ना एक्सप्लेन किया था मैंने, कहाँ पर एक्सपेंशन हो जाएगी, फिर ये आपके पास न्यू T सेल बन जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने ना वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पर डिफाइन किया था, ठीक है। यहाँ पर मैं बिल्कुल तेज़ जा रहा हूँ। एंड देन उसके बाद एक और जीन एक्टिवेट होगा जो कि आपके पास इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करेगा एंड इंटरल्यूकिन 5 दूसरा जीन प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए इंटरल्यूकिन 4 आपके पास आता है B सेल में, दिस इज़ योर दैट B सेल। अब देखिए B सेल पर जैसे ही ये बाइंड करेगा B सेल, अच्छा इसके लिए जो ना यहाँ पर रिसेप्टर होता है B सेल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। इंटरल्यूकिन 4 इज आल्सो नोन एज B सेल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर रिसेप्टर होंगे। जैसे ही ये इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, क्या, इस रिसेप्टर पर जैसे ही ये बाइंड करेगा तो ये ना इसकी माइटोसिस को एक्टिवेट करेगा। किसको, माइटोसिस को। जब इसकी माइटोसिस होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, ये भी इसकी क्लोनल एक्सपेंशन हो जाएगी। यहाँ पर जो ये जो हुई थी T सेल की, देखिए मैंने ये बिल्कुल बताया है उस वीडियो में, तभी मैं इतना तेज़ जा रहा हूँ। तो जब इसकी भी एक्सपेंशन हो जाएगी तो ये क्या थी, सिर्फ माइटोसिस थी, मतलब क्या, ये B सेल ग्रोथ फैक्टर है। उसके बाद जो इंटरल्यूकिन 4 इज़ आल्सो नोन एज द B सेल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अब ये जो B सेल हैं, ये B सेल ना 3 चीज़ों में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो मैंने वहाँ पर बताया था। एक होते हैं आपके पास क्या, एंटीबॉडी सीक्रेटिंग सेल्स, दूसरे होते हैं आपके पास क्या, इसमें होते हैं ना वो हाई अफिनिटी सेल्स होते हैं, और एक जो है ना अपने आप को पता नहीं वो चेंज करते हैं, ठीक है। बहरहाल ये क्या करेगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा। किसको, इसको डिफरेंशिएट करेगा इनटू द, हमने जो बात करनी है यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स की करनी है, वो आपके पास क्या क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल आपके पास आ जाएंगे, P सेल, वो आपके पास क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज़ योर IgE एंटीबॉडी। यहाँ पर मैंने बस सिर्फ यही बताना था कि ये IgE प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ IgE मीडिएटेड। होप कि आपको ये वाला पूरा का पूरा क्लियर होगा, जो कि मैंने इतनी बहुत स्पीड से बताया है। अच्छा, अब देखिए IgE जब प्रोड्यूस हो गई, क्या, IgE जब आपके पास प्रोड्यूस हो गई तो ये आपके पास मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगी। क्या, मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगी। अब देखें जो है ना मास्ट सेल पता नहीं क्या क्या करेंगे, वो देखते हैं अभी। देखिए ये क्या आपके पास मास्ट सेल है, कोई भी ऐसा ये आपके पास क्या एक टिपिकल मास्ट सेल है। अब देखिए मास्ट सेल में ना आपके पास हिस्टामीन के ग्रेन्यूल्स पड़े हुए थे। क्या, हिस्टामीन के जो ग्रेन्यूल्स हैं उसकी वेजाइकल पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। लेट सपोज दिस इज़ योर दैट एंटीजन। अच्छा, ये इसको ना डायरेक्ट भी एक्टिवेट कर सकती है, जो है ना आपके पास ये एंटीजन एंटीबॉडी, ये वाला पूरा इसको डायरेक्ट भी एक्ट कर सकता है, एंड T सेल के थ्रू भी ये एक्ट कर सकता है, जो IgE प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखें IgE मास्ट सेल को भी एक्टिवेट कर सकती है, एंड इस पाथवे के थ्रू भी जो है ना एक्टिवेट हो सकते हैं। एंटीजन है, ये क्या एंटी जो है ना, ये क्या थी आपके पास, क्या थी, ये MHC क्लास 2 था। अच्छा, तो ये ना यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है इनका, इस रिसेप्टर पर ये बाइंड करेंगे। जब इस रिसेप्टर पर ये बाइंड करेंगे तो ये ना इस जो वेजाइकल पड़ी है हिस्टामिन की, इसको एक्टिवेट करेंगे और इसकी क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस करेंगे। इसकी क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस। जब इसकी एक्सोसाइटोसिस करेंगे तो एक्सोसाइटोसिस में इसमें एक तो हिस्टामिन रिलीज़ होगा, देन प्रोटीएसेस रिलीज़ होंगे, एंड इसमें एक होता है आपके पास क्या, न्यूट्रोफिल
कीमोटैक्टिक फैक्टर एंड यूजिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर। ये क्या आपके पास न्यूट्रोफिल है, दिस इज़ योर टिपिकल यूजिनोफिल। ठीक है, इन दोनों के जो है ना आपके पास क्या करेंगे, ये अपनी तरफ जो है ना खींचेंगे ये आपके पास। ठीक है, अच्छा, तो ये भी आपको जो है ना क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये एक तो ये इस ग्रेन्यूल्स इसके रिलीज़ करवाएंगे एंड ये ना इसके डीएनए को एक्टिवेट करेंगे। जब डीएनए एक्टिवेट होगा तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बना तो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो है ना आपके पास क्या रिलीज़ करते हैं, साइटोकाइंस। क्या, साइटोकाइंस। द प्रोबेबली द बिग वन इज़ योर इंटर ट्यूमर न्यूक्लियोटाइड फैक्टर and interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5, and the important one is your interleukin 3, 4. Oh, sorry, 3 and 5. These are the chemotactic agents for the eosinophils. क्या, chemotactic agent for eosinophils. ठीक है, लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं क्लियर करता हूँ पूरा। अब देखिए, मास्ट सेल जब हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे तो हिस्टामिन पता है क्या करेगा, वेजोडाइलेशन। क्या, वेजोडाइलेशन करेगा एंड स्पाज्मोजेनिक, क्या, स्पाज्म कराएगा। ठीक है, मसल्स में क्या करेगा, स्पाज्म कराएगा। क्या, स्पाज्मो जेनिक। एंड थर्ड चीज़ ये क्या करेगा, ग्लैंड्यूलर सीक्रेशन कराएगा। क्या, ग्लैंड्यूलर सीक्रेशन, जो भी आपके पास ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी सीक्रेशन करवाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये प्रोटीएज हैं, प्रोटीएज आपके पास जो ना टिश्यू को डैमेज करेंगे। जब ये टिश्यू को डैमेज करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में से जो ना आपके पास क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा, C3 से आपके पास C3A आएगा, C5 से C5A आएगा। अब देखें, ये जब दोनों प्रोड्यूस होंगे तो ये ना आपके पास जाकर मास्ट सेल पर जो है ना इनका रिसेप्टर होता है, उस पर बाइंड करेंगे एंड ये जो है ना ये दोनों C3A C5A फर्दर इसकी जो है ना हिस्टामिन्स की, मतलब इसके ग्रेन्यूल्स की जो है ना एक्सोसाइटोसिस करवाएंगे। इसकी एक्सोसाइटोसिस को क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। जब ये यहाँ पर टिश्यू डैमेज होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करेगा। ठीक है, क्या, इन्फ्लामेशन को यहाँ पर क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, जो ये साइटोकाइंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या, साइटोकाइंस यहाँ पर अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये ना आपके पास क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, अर्ली या फिर इनिशियल फेज़ रिएक्शन। क्या, इनिशियल फेज़ रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा ये, देखें, मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, बस मैं जो वो मैकेनिज्म है वो बताता जा रहा हूँ, जो है ना आप उस हिसाब से ना अपनी डेफिनेशन बनाना है इसकी। ठीक है, जो मैं बताता हूँ उसी से डेफिनेशन बनेगी। अच्छा, उसके बाद जो ना जब ये इनको वो करेंगे, कीमोटैक्सिस करेंगे इनकी, तो यहाँ पर जो है ना क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगी सेल्स की। क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स एंड accumulation of cell and damaged tissue is called late phase reaction. क्या, लेट फेज रिएक्शन होगा, बिकॉज ये बिल्कुल लेट हो रहा है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद जो है ना, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि जो है ना ये मास्ट सेल पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना आपके पास होता है एरिकाडोनिक एसिड। ये एरिकाडोनिक एसिड का जो है ना पाथवे भी इंड्यूस करवाएंगे। ठीक है, अब वो जब इंड्यूस होगा एरिकाडोनिक एसिड का, तो इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एरिकाडोनिक जो है ना एसिड का पाथवे जब वो होगा तो एक आता है आपके पास क्या, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, साइक्लोऑक्सीजिनेज, एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, लाइपोऑक्सीजिनेज। ये मैंने इन्फ्लेमेशन में बहुत ही बताया। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज आपके पास क्या बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 आपके पास वेजोडाइलेशन करवाता है, परमिबिलिटी को बढ़ाता है एंड ग्लैंड्यूलर सीक्रेशन करता है। ठीक है, क्या, इंक्रीज परमिएबिलिटी एंड सीक्रेशन एंड डायलेशन, वेजोडाइलेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पर ल्यूकोट्राइन B4 आपके पास क्या होता है, कीमोटैक्टिक फॉर दी न्यूट्रोफिल कीमो अट्रैक्टेंट। ठीक है, मैं स्पेलिंग जो है ना वो लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बस समझ जाना। CD4 ल्यूकोट्राइन D4 एंड
D4NC4, ये आपके पास क्या होती है, मोस्ट पोटेंट वेजोजेनिक एंड स्पास्मोजेनिक एजेंट्स। ये MCQ आता है, मोस्ट पोटेंट वेजोजेनिक एंड स्पास्मोजेनिक एजेंट्स, ये याद करना, ठीक है। CD4N सॉरी ल्यूकोट्राइन D4NC4, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, हम जब लेट फेज़ होगा, क्या लेट फेज़ में जो है ना हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनसेट्स दे रहे होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपके पास पर्टिकुलरली इज़ योर स्टीरॉइड्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसमें हम देते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटोरी ड्रग्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनसेट्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी स्टीरॉयडल नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटोरी ड्रग्स, ठीक है। इसमें हम एंटी हिस्टामिन्स नहीं देते, किसमें, लेट फेज में एंटी हिस्टामिन्स नहीं देते, ठीक है। ये याद करना, ठीक है। ये पॉइंट था मैंने जो बताना था काम का। अच्छा, ये आपके पास हो गया, ये भी हमारा हो गया। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना, ये मैंने बस सिर्फ मास्ट सेल का फंक्शन बताया कि वो क्या क्या करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये एक प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को भी जो है ना प्रोड्यूस करता है, क्या, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब देखिए, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होता है, कीमो अट्रैक्टेंट होता है। मैंने ये आपको कीमो अट्रैक्टेंट होता है, ये मैंने इन्फ्लामेशन में ये भी बताया था, ठीक है। इसका इतना फंक्शन वैसे है नहीं। अच्छा, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद जो है ना